नमस्कार, मैं मधु सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख लेखिकाओं में से एक है और आज हम स्त्री दर्पण के पेज पर हमारे साथ जुड़ेंगी कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर राजश्री शुक्ला जी। आज हम बातचीत करेंगे महादेवी वर्मा के साहित्य एवं सृजन पर। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते। महादेवी वर्मा, महियसी महादेवी वर्मा पर कुछ इस बातचीत में सुनने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। इस बातचीत को शुरू करने के पहले मैं डॉक्टर राजश्री शुक्ला जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रोफेसर राजश्री शुक्ला जी लंबे समय से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं। उनकी कई आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे शमशेर और शमशेर की बात, तुलनात्मक साहित्य, व्यवहारिक प्रयोग आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा वे लगातार देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लिखती रहती हैं। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोध पत्रिका संकल्प के कई अंकों का संपादन भी किया है। इनको महाश्वेता देवी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं। मैम, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आज आप स्त्री विमर्श के संदर्भ में महादेवी वर्मा को किस रूप में देखती हैं? महियसी महादेवी कही जाने वाली महादेवी वर्मा रचनाकारों के लिए, विशेषकर स्त्री रचनाकारों के लिए ऐसी पूर्वजा हैं जिनके साहित्य से, विशेषकर उनके चिंतनात्मक साहित्य से प्रेरणा लेकर आज का स्त्री विमर्श बहुत दूर तक आगे बढ़ा है और बढ़ सकता है। महादेवी वर्मा के स्त्री चिंतन की एक बहुत बड़ी विशेषता उनके चिंतन की उनकी मौलिकता रही है। आज जब स्त्री विमर्श और स्त्री चिंतन यह सोचता है कि सिमोन द बोवा की पुस्तक का जब अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध हुआ, उसके पूर्व श्रृंखला की कड़ियां पुस्तक आई और जबकि श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा ने जो लेख लिखे हैं वे मूलतः चांद के संपादकीय अंकों के रूप में लिखे गए थे। तो महादेवी वर्मा का स्त्री चिंतन उनकी मौलिक दृष्टि का परिचायक है, जहां उनका स्त्रीवाद, उनका स्त्री के जीवन की दुरावस्था को देखने का दृष्टिकोण और स्त्री के जीवन को उन्नत करने के उनके विचार और उनका दृष्टिकोण, ये किसी विमर्श की सैद्धांतिकी से आए हुए विचार नहीं है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, स्त्री के जीवन को नजदीक से देखते हुए उन्होंने जिन बातों का अनुभव किया, उन बातों को अपने दृष्टिकोण से सोचकर और विशेषकर भारतीय परिस्थितियां, भारतीय परिवेश और विश्व की स्त्री के साथ उसके तुलनात्मक चिंतन ने उनके स्त्री विमर्श की या उनके स्त्री दृष्टिकोण की रचना की है। इस दृष्टि से मुझे उनका स्त्री संबंधी चिंतन बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि वहाँ स्त्री के प्रति सिर्फ प्रतिवाद की चेतना तो है, प्रतिवाद के स्वर भी हैं, परंतु वहाँ क्रांति या आक्रोश से अधिक वहाँ एक संतुलित व्यक्तित्व की कामना है और स्त्री को एक मनुष्य के रूप में रखते हुए वह पुरुष के विरुद्ध, पुरुष के बरक्स या पुरुष के साथ तुलना करते हुए स्त्री को वो कहीं नहीं रखती, बल्कि स्त्री के समग्र व्यक्तित्व के विकास की कामना से वो स्त्री प्रश्नों पर विचार करती हैं। मुझे उनके चिंतन का यह पक्ष आज के स्त्री विमर्श के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि स्त्री स्वातंत्र के मुद्दे पर महादेवी वर्मा का लेखन कितना खरा उतर पाया है? हाँ, स्त्री स्वातंत्र का प्रश्न यदि है तो महादेवी का चिंतन
स्पष्ट ही है कि हर रचनाकार का चिंतन उसके अपने युग और अपने युग की परिस्थितियों के अनुरूप और अनुकूल चलता है। यद्यपि उसकी दूरदर्शिता और उसके चिंतन की गहराई उसे अधिक दूर तक देखने के लिए प्रेरित करती है और उसकी समझ उसे स्पष्ट दृष्टि से बताने के लिए भी प्रेरित करती है। महादेवी जिस समय विचार कर रही थी, उनके चिंतन में मैंने निरंतर यह देखा कि भारतीय चिंतन की पारंपरिकता का एक प्रभाव रहा है और वे भारतीय सामाजिक संस्थाओं को सीधे तोड़ देने के पक्ष में नहीं है। चाहे वह परिवार की संस्था है, चाहे वह विवाह की संस्था है, वे उन संस्थाओं के बीच उनके रूप को परिवर्तित करते हुए स्त्री के स्वाधीन व्यक्तित्व के विकास की कामना करती हैं। एक चीज जो स्त्री स्वातंत्र के संबंध में महादेवी का एक विचार जो मुझे बहुत अपने समय से बहुत आगे का लगता है और बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वह यह है कि महादेवी मातृत्व को स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए भी, बहुत बड़ा मूल्य मानते हुए भी, मातृत्व पर अधिकार, मातृत्व की कामना पर अधिकार स्त्री का स्वीकार करती हैं। वे इसे तो स्वीकार करते हैं कि मातृत्व एक बहुत महनीय विषय है, परंतु वे स्पष्ट करती हैं, कहती हैं कि माता बनने की इच्छा स्त्री जब स्वयं करे, किसी परिवार के दबाव में आकर, किसी पुरुष के दबाव में आकर, किसी पितृ सत्तात्मक संरचना के दबाव में आकर यदि स्त्री माता बनने की कामना करती है, तो वहां वह स्त्री की पराधीनता का बोध लक्षित करती हैं और उसके प्रति करुणा भी उनके मन में उपजती है। तो ये एक बड़ा बहुत इस दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी विचार है कि वो सीधे सीधे कोख पर अपना अधिकार जैसी बात नहीं कहती, परंतु उससे कहीं अधिक गहरे रूप में वह इंगित करती हैं कि स्त्री मातृत्व के प्रति आकर्षण तो है, मातृत्व को स्त्री की बहुत बड़ी शक्ति मानती हैं, लेकिन यह शक्ति उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना से, यह इच्छा उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना से आनी चाहिए, यह बात महादेवी कहती हैं। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, महादेवी ने उस युग में स्त्री के प्रति, स्त्री के गुणों की चर्चा करते हुए वे भी मानती हैं स्त्री करुणा की प्रतिमूर्ति है, स्त्री में माधुर्य है, स्त्री में सहनशीलता है। आप देखें उसी कालखंड में, उसी समय प्रसाद भी यही मान रहे थे, छायावादी रचनाकारों का, यहाँ तक कि प्रेमचंद जैसे प्रगतिशील रचनाकार भी, तो ये उस युग की एक, जिस पर नवजागरण का प्रभाव भी था, ये उस युग के चिंतन थे, उस युग के विचार थे कि स्त्री इन गुणों की खान है। महादेवी भी स्त्री में ये गुण मानती हैं, परंतु महादेवी एक जगह अलग हो जाती हैं बाकी पुरुष रचनाकारों के विवेचन से, जहां महादेवी स्त्री की अनुभूति को स्त्री की प्रामाणिकता के नजरिए से देखती हैं और वहां वे इस बात को स्वीकार करती हैं कि ये गुण स्त्री की अपनी शक्ति है। और एक जगह वो स्पष्ट कहती हैं कि पुरुष ने स्त्री को उसकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि उसकी सहन शक्ति के लिए दंड दिया है। तो सहन शक्ति स्त्री का गुण है। महादेवी चाहती हैं, अपने लेखन में बार बार उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि स्त्री अपनी शक्ति का नियोजन सामाजिक विकास में करे, राजनैतिक क्रियाकलापों में करे, सामाजिक रूप से परिवार को उन्नत करने के लिए तो करे ही, साथ साथ अपनी शक्ति का नियोजन ज्यादा व्यापक परिप्रेक्ष्य में, ज्यादा बड़े दृष्टिकोण के साथ और समाज के हित में अधिक करे। महादेवी बहुत स्पष्ट ये मानती हैं कि स्त्री का क्षेत्र सिर्फ घर परिवार को बना देना स्त्री के लिए तो हानिकारक है ही, क्योंकि उसकी क्षमताओं का पूरा उपयोग राष्ट्र समाज के लिए नहीं हो पाता, साथ साथ ये समाज के लिए भी हानिकारक है। इस दृष्टि से महादेवी का स्त्री संबंधी, स्त्री स्वाधीनता के संबंध में चिंतन अपने समय से कुछ आगे बढ़ा हुआ है, परंतु वह पारंपरिक भारतीय चिंतन के अधिक अनुकूल है। आपसे मेरा अगला प्रश्न यह है कि महादेवी वर्मा के यहाँ करुणा, प्रेम और अहिंसा का त्रिभुज साफ देखा जा सकता है। आप कहाँ तक
उनकी संवेदना के इस विस्तार के केंद्र में बौद्ध दर्शन के प्रभाव को देखती हैं। महादेवी के ये सच है कि महादेवी की अनुभूति प्रवणता, उनकी संवेदनशीलता, उनकी करुणा का स्रोत उन्होंने स्वीकार भी किया है, बौद्ध दर्शन से प्रेरित तो रहा ही है। परंतु उनकी कविताओं से गुजरते हुए और कविताओं से अधिक उनके गद्य लेखन, विशेषकर उनके रेखा चित्र, संस्मरण, इनसे गुजरते हुए मैंने इस बात का अनुभव किया कि महादेवी में बौद्ध दर्शन के प्रभाव से जो करुणा आई है, उससे कहीं अधिक उनकी वैयक्तिक संवेदनशीलता और उनकी अनुभूतिमयता, उनकी अनुभूति प्रवणता, उनकी इस करुणा के पीछे कहीं बड़ी भूमिका का निर्वाह करती है। महादेवी को अपनी पारिवारिक परवरिश के दौर में उन्हें संगीत भी सीखने का अवसर मिला, चित्रकला भी सीखने का अवसर मिला, और इन कलाओं के ज्ञान ने, इन कलाओं के प्रति संवेदनशीलता और बोध ने उनकी संवेदनाओं को अधिक गहरा बनाया, और इसलिए उनके यहाँ जो करुणा दिखाई पड़ती है, जो संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है, वह उनकी अपनी वैयक्तिक ख्याति है, वह उनके अपने चिंतन और अपने परिवेश, अपने परिवार से, अपने विवेक से, संवेदनात्मक विवेक से उपजा हुआ चिंतन है। मेरा अगला प्रश्न है कि हिंदी के कुछ आलोचक श्रृंखला की कड़ियां को स्त्री मुक्ति का द्वार मानते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? श्रृंखला की कड़ियां वास्तव में स्त्री जीवन को बंधनों में बांधने वाली कड़ियों का उल्लेख और उनकी पहचान, यह निश्चय ही स्त्री मुक्ति की ओर जाने वाली राह के रूप में ही सामने आती है। श्रृंखला की कड़ियां को मैं भी आलोचकों के इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ कि श्रृंखला की कड़ियां बहुत दूर तक स्त्री मुक्ति की दिशा में स्त्री चिंतन को प्रेरित और प्रभावित करने वाले लेखों का संग्रह है, लेखन है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखूं कि महादेवी वर्मा का स्त्री चिंतन या महादेवी वर्मा का चिंतन मूलतः उनके समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समाज के प्रति उनके लगाव से उपजा हुआ मौलिक चिंतन है। इसलिए लगातार निरंतर अपने पूरे लेखन में वो किसी भी विषय पर लिख रही हूँ या स्त्री लेखन के संबंध में भी लिखते हुए उनका मूल ध्यान निरंतर सकारात्मकता की वृद्धि की ओर बना रहता है। एक जगह उन्होंने कहा है अपने किसी संदर्भ में लिखते हुए कि कीचड़ से कीचड़ को धो सकना न संभव हुआ है न होगा, इसके लिए तो निर्मल जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये महादेवी के चिंतन का केंद्र बिंदु मुझे लगा है हमेशा। और स्त्री के संबंध में भी जब वो स्त्री मुक्ति की राहें तलाशती हैं अपने चिंतन में, अपने विवेक में, अपने विवेचनों में, स्त्री मुक्ति की राहों को तलाशते हुए उनके मन में लगातार ये बात रहती है कि पुरुष पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री को जितने भी बंधन दिए, यहाँ तक कि वो स्पष्ट कहती हैं, कई बार वो स्पष्ट कहती हैं कि पुरुष स्त्री को बड़े से बड़ा दंड ऐसे दे डालता है जैसे स्त्री का प्राप्य ही उसको दे रहा हो। तो इन स्थानों पर वो निष्पक्ष विवेचन की दृष्टि से ये बातें कहती हैं, परंतु स्त्री चिंतन की बात करते हुए स्त्री को क्या करना चाहिए इस विषय में बात करते हुए वह लगातार ये सोचती हैं कि स्त्री पुरुष से लड़ने के क्रम में या पुरुष के शोषण से मुक्त होने के क्रम में पुरुष जैसी ना हो जाए, बल्कि वह स्त्री होकर अपनी शक्तिमत्ता, अपनी विशेषताओं के साथ लड़ाई करे। और इसीलिए क्योंकि स्पष्ट है कि सत्ता केंद्र जिसके हाथ में होता है वही क्रूर होने लगता है। तो स्त्री को सत्ता केंद्र नहीं चाहिए, पुरुष को भी सत्ता केंद्र में रहने की आवश्यकता नहीं है। महादेवी स्पष्ट करती हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों समानांतर रूप से समाज के लिए अपनी अपनी शक्तियों के साथ
और अपनी अपनी अलग विशेषताओं के साथ आवश्यक हैं और चल सकते हैं। एक जगह पर मैं इसलिए श्रृंखला की कड़ियां को स्त्री मुक्ति की ओर जाने वाली राहों के रूप में मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ कि वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से महादेवी कहती हैं कि स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है तो उसके लिए पुरुष न महत्व का विषय रह जाता है और न भय का कारण। इस सत्य को मान लेना पुरुष के लिए कभी संभव नहीं हुआ। स्त्री स्वयं में इतनी स्वत्वमयी, अपनी अस्मिता के प्रति इतनी सचेत और अपने स्वत्व के बोध के साथ एक स्वतंत्र चेता स्त्री हो सकती है। स्वतंत्र स्त्री का अर्थ समाज ने सामान्यतः पुरुष के नियंत्रण से मुक्त स्त्री रखा है, जबकि महादेवी के चिंतन के अनुसार स्वतंत्र स्त्री का अर्थ है स्वतंत्र चिंतन से युक्त स्त्री। तो ऐसी स्त्री, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निरंकुश या स्वेच्छाचारी स्त्री की कल्पना कर रही हैं, बल्कि वे स्वतंत्र चिंतन से युक्त विवेकवती स्त्री की बात करती हैं। ये स्त्री चिंतन की दृष्टि से, स्त्री स्वाधीनता की दृष्टि से मुझे बहुत बड़ा प्रस्थान लगता है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि महादेवी वर्मा का कला विवेक और सौंदर्य बोध अपने आप में मूल्यवान है। वहाँ निजता और सामाजिकता का विलक्षण सामंजस्य है। आप इस कथन के आलोक में कुछ बताइए। महादेवी वर्मा ने एक जगह कहा है कि जीवन सौंदर्य की आत्मा है और वह सामंजस्य की रेखाओं में जितनी मूर्तिमत्ता पाता है उतनी विषमता में नहीं। उनके इस वक्तव्य से हम महादेवी के कला चिंतन में, महादेवी की कला में और उनके साहित्य में सामंजस्य के मूल को पकड़ने और समझने का एक प्रयास कर सकते हैं। वस्तुतः महादेवी इस दृष्टि से विशिष्ट कवयित्री रही कि उनकी कविता में उनकी अनुभूति गम्यता, उनकी अनुभूति प्रवणता और अनुभूति की ऐन्द्रियता उनकी कविता में जिस प्रकार तरल होकर के उपस्थित हुई है, आई है, उनका गद्य उससे बिल्कुल अलग भावधारा में, अलग चिंतन में चलने वाला गद्य रहा है। लेकिन महादेवी के व्यक्तित्व को अगर समझना है, उनके रचनाकार व्यक्तित्व को समझना है और महादेवी की सर्जनात्मकता के स्वरूप को समझना है, तो इन दोनों के सामंजस्य के बीच से ही महादेवी की पहचान की जा सकती है। यद्यपि महादेवी की अनुभूति का रूप और महादेवी के प्रेम का रूप, अनाम के प्रति आकर्षण, अनाम सत्ता के प्रति प्रेम, ये जो भावनाएं महादेवी के साहित्य में, उनकी कविता में दिखाई पड़ती रही हैं, इन भावनाओं का ही दूसरे तरीके से रूप उनके गद्य में दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनके गद्य में वह प्रेम, लेकिन कविता में उनका प्रेम तरल रूप में है, गद्य में वह दूसरे तरीके से कुछ अधिक सघन होकर के सामने आया है, कुछ अधिक सघन होकर उपस्थित हुआ है। और इस दृष्टि से देखें तो महादेवी का समस्त सृजनात्मक चिंतन सामंजस्य के धरातल पर चलता है और इस सामंजस्य में उनकी कविताओं की जो बिंब धर्मिता है, उनकी कविताओं के जो प्रतीक हैं और प्रतीकों का सुकोमल सौंदर्य है, उसमें सिर्फ कविता और गद्य का सौंदर्य ही नहीं, सिर्फ भाषा का सौंदर्य ही नहीं, बल्कि उनकी संगीत कला की समझ और उनकी चित्रकला की समझ, ये दोनों भी समंजित रूप में, दोनों का एक सामंजस्यपूर्ण रूप दिखाई पड़ता है। जहाँ वो सौंदर्य के बारे में विचार करती हैं और सौंदर्य को विषमता से अलग सामंजस्य की रेखाओं में तलाशती हैं, वहाँ वो स्पष्ट करती हैं कि जीवन के जिन क्षेत्रों में ये सामंजस्य, नाना रूपों का सामंजस्य दिखाई पड़ता है, वहीं पर सौंदर्य की प्रतीति होती है
सौंदर्य की अनुभूति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में वो खुद भी स्वीकार करती हैं, खुद भी बताती हैं कि जैसे कोई बच्चा जहाँ उसको प्रेम, करुणा, सहानुभूति, इस प्रकार के मानवीय भावों के नाना रूप दिखाई पड़ते हैं, वहाँ उसका मन लगता है, वहाँ उसका हृदय जुड़ता है और वहाँ वह बाह्य विषमताओं में नहीं जाता। लेकिन जहाँ उसे घृणा, क्रोध, ऊंच नीच का भेदभाव और नाना प्रकार के नकारात्मक विचारों की विषमता दिखाई पड़ती है, सामाजिक व्यवहार की विषमता दिखाई पड़ती है, वहाँ बच्चे का सरल मन किसी भी सौंदर्य, क्योंकि बच्चे का सरल मन जीवन को पहचानता है और वह जीवन जो सामंजस्य में है, विषमता जहाँ दिखाई पड़ती है वहाँ बच्चा विमुख होता है। तो बच्चे के उदाहरण से वह महादेवी उस संतुलन के सौंदर्य को, उस सामंजस्य के सौंदर्य को तलाशने की कोशिश करती हैं जो मानव का काम में है, जहाँ तक मनुष्य पहुंचना चाहता है। जीवन के सामंजस्य में सौंदर्य को तलाशने और अनुभूति को स्वर देने, अनुभूतियों में सामंजस्य को तलाशने का प्रयत्न करने के बाद भी महादेवी ने कई बार अनुभव किया कि उनके गीतों में भाव प्रवणता बहुत है। इसलिए भी है कि गीतों को रचते हुए कई बार अनुभूतियां अपने शब्द और अपनी अभिव्यक्ति स्वयं लेकर चली आई हैं। महादेवी एक उदाहरण का उल्लेख करती हैं कभी किसी समय पर कि एक गंभीर तात्विक विवेचन की चिंता में वो लगी हुई थी, गंभीर विषय पर चिंतन कर रही थी और ऐसे समय में जब वो गहराई से सोचने में लगी थी किसी विषय को, और उस समय बगल के नीचे कहीं बाहर से किसी लोक गायिका का, किसी एक श्रमशील स्त्री के गायन का, लोकगीत का एक स्वर उनके कानों से आकर टकराया। कोयलिया हो कारी बोलन लागी। तो महादेवी ने उसके स्वर ने, उसके शब्दों ने महादेवी को छुआ और लेकिन चूंकि वो गंभीर चिंतन में थी तो उन्होंने उस पर से ध्यान हटाकर अपने आप को गंभीर चिंतन में नियोजित किया। परंतु अगले ही पल या थोड़ी ही देर में फिर उसी का स्वर पुनः आया, उनके कानों तक फिर आया। बैरिया हो बोरी बायन लागी। अब महादेवी कहती हैं कि ये जो स्वर आ गए गीतों के, उन्होंने उस गंभीर चिंतन की धारा को रोक दिया और उसके बाद उनके मन से एक गीत प्रस्फुटित हुआ। गीत रचते समय अपनी शैली के अनुरूप उन्होंने प्रयास किया कि बयार की जगह वे कुछ समीर, कुछ पवन, किसी और प्रकार के शब्द का प्रयोग करें, परंतु उन्होंने कहा कि वो बयार के अलावा दूसरे किसी शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकी। तो महादेवी के साहित्य में यह अनुभूति प्रवणता सघन रूप में विद्यमान है, लेकिन साथ साथ चिंतन के साथ उसका सामंजस्य भी लगातार चलता रहा है। कविताओं के जो प्रतीक है और प्रतीकों का सुकोमल सौंदर्य है, उसमें सिर्फ कविता और गद्य का सौंदर्य ही नहीं, सिर्फ भाषा का सौंदर्य ही नहीं, बल्कि उनकी संगीत कला की समझ और उनकी चित्रकला की समझ, ये दोनों भी समंजित रूप में, दोनों का एक सामंजस्यपूर्ण रूप दिखाई पड़ता है। महादेवी के गीतों में अनेक गीत इन्होंने लिखे हैं और उन गीतों में जितनी सहज तरलता है उतनी ही सहज लयात्मकता है। तो यहाँ उनके संगीत की समझ भी साथ साथ काम करती है और इन सब के समुचित समायोजन से, इन सबके समुचित संतुलन से उनकी कलात्मकता विकसित होती है। बिल्कुल मैम, अभी आपने महादेवी वर्मा के साहित्य पर प्रकाश डाला, तो मैम आप बताइए कि छायावादी परंपरा में महादेवी वर्मा को आप किस रूप में देखती हैं? महादेवी को छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में एक माना गया है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी।
तो यह मानना, यह स्वीकृति महादेवी के महत्व की एक बड़ी स्वीकृति तो है, और स्पष्ट ही महादेवी छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री रही हैं। साथ साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि महादेवी, इसलिए उनके लेखन में, उनके चिंतन में छायावादी विशेषताएं स्पष्ट रूप से झलकती रही हैं, अनेक स्थानों पर झलकती रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम का भाव, और प्रेम भी कुछ दूर तक, बहुत दूर तक प्रणय के रूप में परिणत हुआ प्रेम का भाव, उसके प्रति विरह की भावनाओं का वर्णन का चित्रण, तो इसके साथ साथ प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को मानवीय दृष्टि से देखना, ये सब ऐसी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के आधार पर महादेवी को छायावाद की प्रमुख कवयित्री माना जाता है और माना जाना चाहिए। महादेवी बल्कि महादेवी बहुत स्वीकार करती हैं, मानती हैं, उनकी कविताओं में भी वो विषय आते हैं बार बार कि प्रकृति, महादेवी ये मानती हैं कि भारतीय दर्शनों का यह प्रभाव, जो छायावाद के अनेक प्राय सभी रचनाकारों पर था, भारतीय दर्शनों का यह प्रभाव महादेवी पर भी रहा है कि प्रकृति और मनुष्य, ये दोनों वस्तुतः एक खास प्रकार की प्राणवंत सत्ता के अलग अलग अंश हैं, और इसलिए इन दोनों के बीच युगों से एक गहरा संबंध बिंब प्रतिबिंब रूप में बनता रहा है, चलता रहा है। छायावादी कविता ने इस गहरे संबंध को अपनी हथेली पर उठा लिया और इस गहरे संबंध को नाना मानवीय भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया। महादेवी भी इसी दृष्टि से इसी प्रकार की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करती हैं, और लेकिन कई स्थानों पर महादेवी इसलिए थोड़ी सी अलग है कि कई बार कवियों में, छायावादी कवियों में दार्शनिकता का बहुत बोझिल रूप दिखाई पड़ा है। इस दृष्टि से महादेवी छायावाद से कुछ आगे बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं, जहां वो उद्बोधनात्मक कविताएं भी लिखती हैं और चिर सजग आंखें ओ नींदी जैसी कविताओं की रचना करती हैं। तो छायावाद की प्रमुख कवयित्री तो हैं, परंतु छायावाद की सीमाओं से मुक्त होकर उन सीमाओं से आगे निकलने का एक प्रयत्न भी उनकी कविता में है, और काफी हद तक वह आगे निकलती हुई दिखाई पड़ती है। कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इस बारे में बताइए। साहित्य के संदर्भ में इस प्रकार की तुलनाएं, इस प्रकार की बातें निरंतर चलती रही हैं। कभी महादेवी को मीरा कहना, कभी नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कह देना, ये बातें चलती रही हैं, और कुछ हद तक इनसे बिल्कुल शुरुआती दौर में सुविधा होती है समझने में, लेकिन ये बहुत हल्की, मान लें कि पढ़ने पढ़ाने के स्तर पर बच्चों को सुविधा हो, बस इतना ही। सामान्य दृष्टि से मैं इस प्रकार की तुलना को ना ही बहुत अच्छा मानती हूँ और ना ही बहुत उचित मानती हूँ, क्योंकि हर रचनाकार अपने अपने दृष्टि से विशिष्ट होता है, अपने युग और परिवेश के प्रभाव से स्पंदित होता है, और अपनी वैयक्तिक क्षमताओं और अपनी वैयक्तिक प्रतिभा का प्रकाशन अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से करता है। इसलिए आधुनिक युग की मीरा कहना बहुत उचित नहीं लगता, परंतु कुछ जिन कारणों से कहा जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ हद तक मीरा ने अपने समय में सामंती परिवेश और सामंती प्रथाओं से लड़ने का जो प्रयत्न किया था, महादेवी ने भी अपने समय में इस युग की प्रथाओं, इस युग के परिवेश और इस युग के जीवन से लड़ने का प्रयत्न किया। यद्यपि मीरा के कालखंड में एक स्त्री का, वो भी एक राजसी परिवार की स्त्री का अपनी इच्छा व्यक्त करना, मैं ऐसा चाहती हूँ, यह कहना भी
प्रतिवाद और क्रांति का स्वर माना जा सकता था। उन पर होने वाले अत्याचार और शोषण दूसरे तरीके के हो सकते थे, परंतु महादेवी जब एक अपने समय में उनका भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभ का, भारतीय स्वाधीनता के पूर्व का जो कालखंड है, उस समय महादेवी उसका अपने कालखंड की परिस्थितियों के खिलाफ जब लड़ती हैं, विशेषकर पितृसत्तात्मक सोच की जकड़न से समाज को मुक्त कराने के लिए स्त्री संवेदना को हाथ में लेकर स्त्री के अपने स्वतंत्र चिंतन के औजार के माध्यम से, तो वहाँ सिर्फ कहना भर पर्याप्त नहीं था, बल्कि महादेवी ने कहने के साथ साथ इस प्रकार की सामाजिक कार्य किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने आज महादेवी वर्मा के साहित्य और सृजन पर बातचीत करके हमारे श्रोताओं को लाभान्वित किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोतागण जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें बहुत लाभ मिला होगा। तो मैं अपने श्रोताओं को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी और मैं पुनः आपको भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद मैम।